फ्रेंड, मैं डॉक्टर देवेश रेड्डी सैलश्री पैरामेडिकल कॉलेज रांची में पढ़ा था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना महामारी के समय जैसा सरकार की गाइडलाइन हमें अपने सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टडी करवाई। हमारे कॉलेज में ऑपरेशन थिएटर टेक्निक एंड मैनेजमेंट का कोर्स संचालित होता है और मेरा सभी अपने स्टूडेंट से भी निवेदन है कि वे हमसे जुड़े। और मैं प्रतिदिन जैसा हम लोग यहाँ क्लासरूम में बैठते थे, आप अपने घरों में बैठेंगे और मैं वही सारी चीज़ें आपको यहाँ से लाइव भेजता रहूँगा। फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशन थिएटर टेक्निक एंड मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ऑपरेशन थिएटर टेक्निक एंड मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला वर्ड आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है शरीर के किसी भाग में भी चीर-फाड़ करना। चीर-फाड़ करने के उद्देश्य हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। एम या उद्देश्य, सबसे पहली चीज है कि हमको ऑपरेशन क्यों करना है। प्राचीन काल से हमारे देश में पहले ऋषि मुनि लोग शल्य चिकित्सा का उपयोग करते थे, लेकिन किसी कारणवश वो शल्य चिकित्सा बाकी दुनिया देशों तक नहीं फैली और वो दब कर रह गई। लेकिन हमारे ही देश के पहले ऋषि मुनि, जिसमें सुश्रुत हैं, चरक हैं, ऐसा माना जाता है कि वे शल्य चिकित्सा करते थे। जैसे अभी आप लोग महाभारत देखते हैं, महाभारत में भी एक प्रसंग था जिसमें भीष्म पितामह किसी युद्ध में घायल हो जाते हैं, जिसमें शायद उनका कोई बोन डिसलोकेट हो गया था। तो तब उनके राज्य के जो महर्षि होते हैं, उनने अपने हाथों से, अपने अनुभव से उनके उस घाव को ठीक किया था और वे बाद में ठीक रहे। तो ये प्राचीन काल से हमारे इसमें है। और शल्य चिकित्सा अब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आज बहुत एडवांस हो गई है। सब पहले के समय में जो ऋषि मुनि होते थे, वे हड्डियां टूट जाने पर, कहीं घाव हो जाने पर, कहीं संक्रमण सूजन आ जाने पर उस घाव को चीर कर अंदर का मवाद निकालना, फिर बाद में उसको सिलना भी। तो तब प्राकृतिक धागे, कुछ वनस्पति के ऐसे धागे होते थे जिनकी सहायता से उन घावों को सिला जाता था। सिलने के साथ में उन घावों पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक लेप जो एंटीसेप्टिक का काम करते थे, उन लेप को लगा करके उन घावों को जल्दी ठीक करते थे। तो ये शुरुआती चरण था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा आ गया कि जब बड़े घाव होते थे, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता था, जिसमें एक से अधिक अंग उसके कट फट जाते थे, तब ये चिकित्सा पद्धति उतना काम नहीं आती थी। उसका कारण था कि इसमें बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता था, बहुत बड़ा घाव होता था, और यदि इसको आप ठीक करने जाएंगे तो रोगी को बहुत ज़्यादा दर्द, असहनीय दर्द होता था और वो या तो दर्द के कारण अटैक से मर जाता था या फिर कुछ दिन में ही संक्रमण होकर मर जाता था। तो उस समय एक तकलीफ ये आती थी कि आखिर हमको सर्जरी करनी है किसी व्यक्ति की, तो उसको होश में यानी कॉन्शियस रहते हुए उसकी इतनी बड़ी सर्जरी हम कर नहीं सकते। और उस समय सबसे बड़ी परेशानी आती थी कि इस व्यक्ति की हम सर्जरी तो करें, इसको चीरफाड़ तो करें, उसके खराब भाग को निकाल कर फेंकें और अच्छे भाग को आपस में जोड़ दें, तो लेकिन उस पेशेंट को बेहोश कैसे किया जाए। तो पहले सर्जरी होती थी हमारे देश में, लेकिन धीरे धीरे विदेशी वैज्ञानिकों ने इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, जिसमें एक वैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले ईथर का प्रयोग किया, ईथर गैस का, जिसको सुंघाने से व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता था।
तो इस प्रक्रिया के जरिए उन्होंने पेशेंट को बेहोश करना शुरू किया। बेहोश करने के बाद जो चिकित्सक होता था वो बड़ी आसानी से सारा का सारा ऑपरेशन कर देता था। इसके बाद में धीरे धीरे और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी, जैसे एक्सरे। एक्सरे से क्या फायदा होने लगा कि किसी भी अंदरूनी घाव में टूट जहाँ हो या कहीं अंदरूनी घाव हो तो हम बाहर से ही पता लगा सकते थे कि अंदर क्या खराबी और कहाँ खराबी है। तो धीरे धीरे करके शल्य चिकित्सा एडवांस होती गई। संक्रमण एक चीज होती थी, पहले लोग संक्रमण को समझते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे संक्रमण के कारण बीमारियां होती हैं। और कहीं पर यदि आपको टूट फूट हुई है तो वहाँ पर संक्रमण होता है। इसका पता लुई पास्चर ने पता लगाया था। सबसे पहले लुई पास्चर ने ये पता लगाया था कि दूध में फर्मेंटेशन होता है। उन्होंने दूध में ज़्यादा समय तक ठीक रखने के लिए एक फर्मेंटेशन प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने ये पता लगाया कि जो गाय से निकला हुआ जो दूध होता है उसमें कुछ बाहर से बैक्टीरिया मिल जाते हैं और कुछ समय में फर्मेंट होकर दूध खराब हो जाता है। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि किसी भी चीज़ में, खुली चीज़ में संक्रमण होना चालू हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं, कुछ जीव ऐसे आ जाते हैं जो उसको खराब करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ से एक संक्रमण की थ्योरी धीरे धीरे काम किया। इस कोर्स में हमको ऑपरेशन थिएटर टेक्निक के बारे में सीखना है, उसके मैनेजमेंट के बारे में सीखना है। उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मेडिकल के स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, मैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले बात करूँ। ह्यूमन बॉडी, हम पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि हमारी आखिर शरीर कैसा है। मेडिकल लाइन में जब आप मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो सबसे शुरुआती दौर में आपको एनाटॉमी यानी शरीर रचना, एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान और फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान। एक है एनाटॉमी और एक होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान और फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर क्रिया विज्ञान। तो सबसे पहले एनाटॉमी आखिर क्या चीज़ है, इसको हमको थोड़ा सा समझना होगा। एनाटॉमी का मतलब है यदि हम बाहर से किसी व्यक्ति को देखें तो उसके शरीर में क्या दिखाई देता है, दो आँख, दो कान, नाक, हाथ, पैर, ये लगभग सभी व्यक्तियों में दिखाई देता है। हमको बाहर से देखने में पता लगता है कि अरे हमारा शरीर तो एक साधारण सा एक डिज़ाइन है, लेकिन जब धीरे धीरे इसमें डिसेक्शंस या शरीर का विच्छेदन करके जब स्टूडेंट को समझाया जाता है, अंदर दिखाया जाता है, तब पता लगता है कि दुनिया की शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हमारे शरीर का बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे अंग जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने, बहुत सारी खून की नलियाँ जिसमें शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनी और अशुद्ध रक्त ले जाने वाली शिराएँ, हमारी तंत्रिकाएँ और लसिका नलिकाएँ और विभिन्न प्रकार की मांसपेशियाँ और ढेर सारी हड्डियों से मिलकर एक कॉम्प्लिकेटेड शरीर बना हुआ है। तो शरीर रचना विज्ञान में हमको शरीर के इन्हीं अंगों के बारे में जानकारी दी जाती है कि हमारे शरीर के अंदर कैसे अंग हैं। हमको ये तो मालूम है कि किडनी हमारे शरीर में होती है, लेकिन एग्जैक्टली बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि किडनी एक्चुअली कैसी दिखती है। लीवर हमारा कैसा दिखता है, सबको मालूम है लीवर होता है, सबको मालूम है फेफड़ा होता है, लेकिन फेफड़ा आखिर देखने में कैसा दिखता है और उसका आकार कैसा होता है। तो यही सारी चीज़ें शरीर के विभिन्न अंगों को शरीर रचना विज्ञान में बताया जाता है। ये आकारिकी का अध्ययन करने वाला विषय होता है। किसी भी अंग का
आकार कैसा होता है, कितना बड़ा आकार होता है, ये एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान में बताया जाता है। दूसरा होता है फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक, अब हमको ये समझना होता है कि हम अभी हमने जैसे सुना कि हमारा शरीर एक कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, ढेर सारे अंग हैं, ढेर सारी तंत्रिकाएं, ढेर सारी खून की नलियाँ, बहुत सारी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ, इन सबसे मिलकर हमारा शरीर बना है। लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि हमारा शरीर का कोई भी भाग कभी भी किसी क्रिया में गलत काम कर रहे। गलत यानी हमको जैसे चलना है तो हम एक सिस्टमेटिकली, हमारा एक पैर आगे बढ़ता है, दूसरा पैर पीछे होता है, एक हाथ आगे बढ़ता है, दूसरा पीछे होता है। हमको यदि चलना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो हम बराबर सीढ़ियों पे उस दिशा में चलते जाते हैं। हमको पेंसिल यदि उठाना है तो प्रॉपरली हमारा हाथ जाता है और हम उस पेंसिल को पकड़ते हैं और प्रॉपरली जहाँ हमको रखना है हम रख देते हैं। तो आखिर इतने सारे अलग अलग अंग एक काम कैसे कर देते हैं, एक काम कैसे कर देते हैं। ठीक, फिर हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो होने लगती है, तो वो फिजियोलॉजी में हमको पढ़ाया जाता है कि हमारा शरीर आखिर काम कैसे करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि हमें ये तो पता है कि हम हर दिन 2 टाइम 3 टाइम भोजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो साधारण व्यक्ति को ये मालूम होता है कि हम भोजन को हाथ में लेते हैं, उसको मुंह में डालते हैं, चबा के खा लिया। ठीक, लेकिन जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी में हमको एक्चुअली पता लगता है कि हम इस खाए हुए भोजन को कैसे निगलते हैं, कैसे आमाशय में उसका पाचन शुरू होता है, उसको पीसना शुरू होता है, उसके बाद कैसे छोटी आंत में इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक रस मिलाए जाते हैं, पाचक रस पिलाने के बाद में कैसे छोटी आंत के ही कुछ भाग में इसका अवशोषण होता है, इसमें से पौष्टिक पदार्थ निकाल लिए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारे निकाल लिए जाते हैं। इसके पश्चात कैसे बड़ी आंत में जब ये जाता है तो बड़ी आंत में इसमें से पानी और खनिज लवण कैसे खींच लिए जाते हैं, और इतना सब इसमें से निकाल लेने के बाद मल के रूप में ये खाया हुआ हमारा अन्न कैसे मल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए कितनी छोटी सी बात लग रही थी कि हमने कोई अन्न को चबाकर निगल लिया, लेकिन क्या हमें पता होता है कि ये मल में कैसे परिवर्तित होता है। तो यही सारी चीजें, क्रियाओं को जानना, शरीर के विभिन्न प्रकार के, हम सांस लेते हैं तो है और सांस छोड़ते हैं, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वातावरण में। लेकिन ये ऑक्सीजन आखिर फेफड़ों से होते हुए, खून की नलियों से होते हुए कैसे हर कोशिका तक, हर ऊतक तक पहुंचता है। वहाँ पर ये हमारे खाए हुए भोजन में से चीज़ों को तोड़कर उससे एनर्जी बनाने का काम करता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। और कैसे इस प्रक्रिया के दौरान निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ को हम कोशिकाओं के बाहर खून की नलियों में डालते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और कैसे ये कोशिका का अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड खून की नलियों से होता हुआ वापस हमारे फेफड़ों से बाहर हो जाता है। बोलने और समझने में एक प्रक्रिया लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन हर प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो इसी जटिल प्रक्रियाओं को कि आखिर हमारा शरीर कैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड काम को आसानी से कर लेता है, ये हम फिजियोलॉजी में शरीर क्रिया विज्ञान में पढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा शरीर यदि हम माने तो एक सिंपल मशीन है, और नहीं तो दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन हमारा शरीर ही होता है। इसके साथ में मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें और समझाना चाहूँगा ह्यूमन बॉडी के बारे में। डिसीज, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीमारी या रोग। ठीक है, अंग्रेजी के जानने वाले यदि डिसीज को पढ़े तो एक वर्ड लगता है, लेकिन इसको हम संधि विग्रह भी कर सकते हैं। डिस प्लस ईस। ईस का मतलब होता है सुकून, आराम। इसका मतलब क्या होता है? आराम या सुकून।
लेकिन इसमें हम डिस लगा देते हैं। अंग्रेजी का एक सफिक्स है डिस का मतलब किसी भी चीज़ को खराब करना या उसको उसकी सामान्य स्थिति से हटा देना। यदि जब ये डिस लग जाता है यानी हमारा आराम खराब हो जाता है, हमारा जो सुकून है वो कम हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं डिसीज। यानी हम जो सामान्य स्थिति में जी रहा है हमारा शरीर, जो एक सामान्य प्रक्रिया, अभी जैसे मैंने आपको बताया था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, जो फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी में हमारा जो जब शरीर स्वस्थ होता है तो सारी क्रियाएं हमारी एक सामान्य रूटीन में काम करते रहती हैं अपने समय में। लेकिन जब कोई भी ऐसा बाहरी एजेंट जिसमें वायरस, बैक्टीरिया या कोई परिस्थितियां, वातावरण की परिस्थितियां, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में आप चले जाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी में आप चले जाएं, तो ये परिस्थितियां जो शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, तो वो सारे आकर हमारे शरीर की उस फिजियोलॉजी को, एक जो समन्वय था उसको खराब कर देते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर डिसीज हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं बीमारी या रोग। बीमारी और रोग छोटा या बड़ा भी हो सकता है। छोटा रोग यानी दो प्रकार की बीमारियां होती हैं मुख्यतः, जिसमें एक्यूट और एक होती क्रॉनिक। एक्यूट रोग में ये बीमारी बहुत तेजी से आती है, कुछ समय रहती है और बहुत तेजी से चली जाती है। क्या होता है एक्यूट बीमारी कैसी होगी? बहुत तेजी से आएगी, यानी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, वो फ्लेयर अप बहुत जल्दी होगी, बहुत तेजी से फैलती है और बहुत तेजी से चली भी जाती है। तो ऐसी बीमारी से होता क्या है कि जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत तेजी से हमको कमजोरी आएगी, थकान, बीमारी लगेगी। 1-2 दिन, 2-4 दिन, 5 दिन हम उससे सफ़र करेंगे, यानी हम उससे बीमार पड़ेंगे और 1-2 दिन के बाद में भी हमको पता लगेगा कि हम ठीक भी हो गए। ये बीमारियां कहलाती हैं एक्यूट। इनका जो प्रभाव कुछ समय के लिए आता है लेकिन बहुत तेज होता है। लेकिन कुछ बीमारियां क्रॉनिक होती हैं, स्लो और ग्रेजुअल, यानी बहुत धीरे धीरे आती है और बहुत दिनों तक रहती है, और यदि उसको आप किसी तरीके से ख़त्म भी करना चाहें तो बहुत धीरे धीरे जाती है। यानी कम्स ग्रेजुअल एंड गोज ग्रेजुअल, यानी बहुत धीरे धीरे आती है, बहुत दिनों तक रहती है और फिर बहुत धीरे धीरे चली भी जाती है। तो ऐसी बीमारियों में उदाहरण के लिए मैं दे दूँ कि जैसे एक्यूट बीमारी किसको बोलेंगे, जैसे हमको कभी वायरल बुखार होता है या हमको सर्दी जुकाम वायरल होता है, जिसमें क्या होता है हम किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के इसमें आते हैं, संपर्क में आते हैं, हम सुबह संपर्क में आए, शाम को हमको लक्षण शुरू हो गए, दूसरे दिन हम बीमार पड़ गए, 3-4 दिन बीमार रहे, फिर 5वें-6वें दिन पता लग रहा है हम ठीक भी हो गए। तो ये कहलाती है एक्यूट बीमारी। और क्रॉनिक बीमारी है बहुत धीरे धीरे लक्षण समझ में आते हैं, जिसमें बीमारी की शुरुआत बहुत थोड़ी थोड़ी होती है। कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं लग पाता कि मुझे कोई बीमारी है, क्योंकि उसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और वो धीरे धीरे उसकी आदत में आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो वात वाले लोग होते हैं उनको क्रॉनिक बीमारी होती है, वात, है ना, तो उनको ये तकलीफ, कभी उनके थोड़े घुटनों में हल्की सी आवाज़ शुरू होती है, फिर हल्का सा दर्द शुरू होता है और धीरे धीरे उसमें थोड़ा दर्द बढ़ते जाता है, तो वो धीरे धीरे आदी हो जाता है कि बोले यार ये तो बहुत दिनों से बीमारी है, ये तकलीफ तो मुझे हमेशा होती है, वो उसके साथ जीना सीख जाता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक बीमारी। ठीक है।